अब नेक्स्ट है हम लोगों का अगला रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, रक्त मोक्षण। सबसे पहले रक्त का प्रमाण बॉडी में कितना होता है, 6 अंजलि। 6 अंजलि। अभी जब हम लोग धातुएं पढ़ेंगे तो वहां पे लिखवा देंगे, ठीक है। वहां पे रस रक्त मांस में कोड होता है, उस कोड को अगर हम लोग याद कर लें तो उससे क्या होता है, सभी धातुओं की क्वांटिटी होती है, धातुओं की, पुरीश की, कफ की, रक्त की, पित्त की, बॉडी में क्या क्वांटिटी होती है वो याद हो जाती है, ठीक है। तो कोड हम लोग जब आगे पढ़ेंगे वहां पे नोट करवा देंगे। अभी आप इतना देख लीजिए कि रक्त का प्रमाण बॉडी में कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में, 8 अंजलि। 8 अंजलि, ठीक है। रक्त का प्रमाण क्या है, 8 अंजलि। शरद काल में क्या होता है, स्वभाव से ही रक्त की तुष्टि होती है, ये तो हमने पढ़ा ही है कि शरद ऋतु में क्या होता है, स्वभाव से पित्त का प्रकोप होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि शरद ऋतु में क्या है, स्वस्थ व्रत की दृष्टि से विरेचन और रक्त मोक्षण बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है अपने आप में। एक तो प्रमाण जो है वो भी क्वेश्चन है, रक्त का प्रमाण भी पूछा जाता है, पुरीश का प्रमाण पूछते हैं, कफ का पूछते हैं, स्तन्य का पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी लाइन जो है वो भी क्वेश्चन है कि किस ऋतु में स्वभाव से ही रक्त की तुष्टि होती है। ऑप्शन में वर्षा, शरद, बसंत, हेमंत ऐसे होगा, तो आंसर क्या होगा, शरद ऋतु, ठीक है। तो शरद काल में क्या होता है, स्वभाव से रक्त तुष्टि होती है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, किस ऋतु में रक्त मोक्षण कराना चाहिए, ठीक है। तो किस ऋतु में कराना चाहिए, तो शरद ऋतु, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं, तीनों इसलिए याद रखने हैं। शरद ऋतु में स्वभाव से रक्त की तुष्टि होगी तो क्या है, रक्त मोक्षण कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त मोक्षण योग्य आयु, मतलब रक्त मोक्षण की आयु क्या है। तो वाग्भट और शारंगर ने क्या बताई, 16 से 70 वर्ष, कि 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति और 70 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति रक्त मोक्षण जो है वो करा सकता है। तो रक्त मोक्षण योग्य आयु क्या है, 16 से 70 वर्ष। सारी आयु फिर बता रहे हैं, एक जगह नोट कर लीजिए, बना लीजिए। थोड़ा मेहनत करो सब लोग, अभी बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आलसियों की तरह बस क्लास कर रहे हो, क्लास के बाद फिर ना बुक खोलनी है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है, ठीक है। लेकिन ये एटीट्यूड जो है लास्ट में फिर पता है क्या होता है, जब पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी फिर उसके बाद ना नोट्स बनते हैं ना कुछ, तो फिर लगता है जो है वही बस पढ़ ले जैसे तैसे। तो अभी अच्छे से बना सकते हैं तो कर लीजिए ये सारे काम जो बता रही हूँ। रक्त मोक्षण योग्य आयु क्या है, वाग्भट और शारंगर ने क्या बताई है, 16 से 70 वर्ष, ठीक है। सुश्रुत ने रक्त को क्या है, जीव और देहस्य रुधिर मूलम कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये देहस्य रुधिर मूलम, ये फिलिंदा ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, या देहस्य डैश कर देते हैं फिर मूल आ जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है, रुधिर रक्त, ठीक है। कि देह का मूल किसे कहा है, रक्त को कहा है। या सुश्रुत ने जीव की संज्ञा किसे दी है, तो जीव की संज्ञा क्या है, रक्त को दी है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने रक्त को क्या है, जीव और देह से रुधिर मूलम कहा है। रक्त क्या होता है, पंचभूतात्मक होता है, यानी 5 महाभूत होता है इसमें। वैसे हम लोग जब धातुएं पढ़ते हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, तो हर धातु में क्या होता है, किसी ना किसी महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। जैसे मांस धातु है तो उसमें क्या पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। रक्त जो होता है वो रक्त धातु कैसी होती है, पंचभूतात्मक। अभी तक हमने रक्त मोक्षण में जितने पॉइंट पढ़े हैं हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो रक्त क्या है, पंचभूतात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है कि श्लोक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत का है, विसृता द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनाम गुणा होते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। तो इस श्लोक को देख लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो याद रहेगा कि रेफरेंस क्या है, सुश्रुत का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, शारंगर ने रक्त को क्या है, जीवस्य आधार उत्तमम बोला है। शारंगर ने रक्त को जीवस्य आधार उत्तमम कहा है। तो जीवस्य रुधिरम मूलम किसने कहा था, सुश्रुत ने, और जीवस्य आधार उत्तमम किसने कहा है, शारंगर ने। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। जीवस्य आधार उत्तमम किसका है और किसके लिए है, और जीवस्य देहस्य रुधिरम मूलम किसका है और किसके लिए है,
ठीक है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, सुश्रुत और वाग्भट ने रक्तमोक्षण का परम प्रमाण क्या बताया? एक प्रस्थ। मतलब अगर हमें मैक्सिमम अमाउंट जो बताया है कि हम लोग रक्तमोक्षण में कितना रक्त निकाल सकते हैं बॉडी से बाहर, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट बताई है वो क्या है? एक प्रस्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अभी जितने पॉइंट पढ़ रहे हैं सब अपने आप में क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट तो ये याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। रक्तमोक्षण का परम प्रमाण क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है, तो एक प्रस्थ इसका आंसर होता है। शारंगर और भावप्रकाश ने 3 प्रमाण बताए हैं, 1/4 प्रस्थ, आधा प्रस्थ और एक प्रस्थ। इन्होंने क्या है भाई, हीन, मध्यम और उत्तम के हिसाब से 3 प्रमाण बता दिए हैं। तो उत्तम इनका भी क्या है? एक प्रस्थ ही है। अगर मध्यम मात्रा में रक्तमोक्षण कराना है तो कितना? आधा प्रस्थ निकालेंगे खून, और अगर हीन मात्रा में निकालना है तो क्या? 1/4 प्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो शारंगधर और भावप्रकाश ने 3 प्रमाण बताए हैं, 1/4 प्रस्थ, आधा प्रस्थ और एक प्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, सुश्रुत ने रक्त का रस क्या बताया है? मधुर। ठीक है, सुश्रुत ने कहा जो रक्त होता है इसमें मधुर रस पाया जाता है, लेकिन इसका विदाह क्या बताया? पित्तवत। विदाह क्या है? पित्तवत। वाग्भट ने रक्त का रस क्या बताया? मधुर के साथ किंचित लवण। ये दोनों लोगों का है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है कि मधुर, रक्त में मधुर के साथ किंचित लवण रस माना है। सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर, काश्यप, ऐसे भी आता है क्वेश्चन। दूसरा, वाग्भट ने रक्त का रस माना है मधुर, मधुर के साथ लवण। ठीक है, लवण या कुछ और ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो सुश्रुत का भी पूछा जाता है, सुश्रुत ने रक्त का रस क्या माना है और वाग्भट ने रक्त का रस क्या माना है। ठीक है, दोनों लोगों का जो है वो इंपॉर्टेंट है। रस का स्थान क्या होता है? हृदय, और रक्त का स्थान क्या बताया गया? यकृत, प्लीहा। ठीक है, ये हम लोग धातुएं पढ़ेंगे आगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा, पर अभी ये याद रखना है कि रस का स्थान क्या होता है? हृदय होता है। नॉर्मली अगर हम लोग आजकल के मॉडर्न के हिसाब से देखें तो रक्त का स्थान क्या कहेंगे कि हार्ट होता है, यानी हृदय होता है, लेकिन रक्त का स्थान क्या है? यकृत और प्लीहा। ठीक है, और रस का स्थान क्या है? हृदय माना है। रस संवहन प्रक्रिया का वर्णन किसने किया? भेल संहिता ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछते हैं। रस संवहन प्रक्रिया का वर्णन किसने किया है? भेल संहिता ने। ये जब हम लोग संहिताएं पढ़ रहे थे तो बताया भी था। इसी तरीके से ये भी बताया था कि जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसका वर्णन किसने किया है? अंशिता, आप बताइए, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का वर्णन किसने किया है? श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, यानी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, वो किन आचार्य ने बताई है? जूही, सारंगधर ने बताई है। ठीक है, सारंगधर ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस या श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का वर्णन किया है। ठीक है, और रस संवहन की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है? भेल संहिता में। ठीक है, अब जब रक्तमोक्षण कराते हैं उससे पहले क्या खिलाना चाहिए? यवागु पान। ठीक है, यवागु पिलाना चाहिए। जबकि यहीं पे है कि अग्नि कर्म कराना हो तो उससे पहले क्या? पिच्छिल अन्न का सेवन कराते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोड याद कर सकते हैं, अपना यार। यहाँ आप यार लिखा हुआ है तो आप यार कर लो, चाहे अपना यार कर लो, दोनों ही। आ से क्या होता है? अग्नि कर्म होता है, और पा से क्या होता है? पिच्छिल अन्न होता है। और यार में क्या है? या से यवागु होता है, और रा से क्या है? रक्तमोक्षण होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रक्तमोक्षण से पहले खाना कैसा खिला रहे हैं। तो रक्तमोक्षण कराने से पहले यवागु का पान कराना चाहिए, और अग्नि कर्म कराने जा रहा हो तो उससे पहले क्या? पिच्छिल अन्न का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, धातुओं की क्षय वृद्धि रक्त के कारण होती है। ठीक है, तो पता ही है। नेक्स्ट है इसके बाद, सर्पदंश और विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? रक्तमोक्षण। सर्पदंश, सर्पदंश में क्या है? जो भी इन्फेक्टेड ब्लड होगा वो क्या है? बाहर निकल जाएगा बॉडी में। मतलब बेसिकली क्या, काटा वैसे रक्तमोक्षण करा दिया तो जो विष था वो क्या? बाहर निकल गया, तो पूरे ब्लड में मिक्स नहीं हो पाया, पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा। तो बेस्ट चिकित्सा क्या है? रक्तमोक्षण। इसी तरह विसर्प जो है उसकी भी बेस्ट चिकित्सा क्या बताई गई है? रक्तमोक्षण। ठीक है, तो सर्पदंश और विसर्प दोनों की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? रक्तमोक्षण।
तो जितने भी पॉइंट अभी तक हम लोगों ने रक्त मोक्षण के पढ़े हैं, ये सभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पॉइंट जो है वो अपने आप में क्या है, एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है रक्त विश्रावण। तो रक्त विश्रावण के क्या है, दो प्रकार होते हैं, मतलब रक्त मोक्षण हम लोग क्या दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या है, देखो वैसे तो अगर इसके हम लोग प्रकार देखें तो वैसे दो होंगे। एक क्या होता है, शस्त्रकृत होता है, और एक होता है अशस्त्रकृत। मतलब एक जब हम लोग शस्त्र का यूज करके रक्त मोक्षण कराएं, रक्त विश्रावण कराएं, और दूसरा क्या है, बिना शस्त्र का यूज करें। तो जब शस्त्र का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, प्रच्छान और सिरावेद, प्रच्छान या सिरावेद। और जो अशस्त्रकृत है उसमें क्या आता है, जलौका। ठीक है, ये क्या है, शस्त्रकृत वाला है, प्रच्छान और शिरावेद। इसमें प्रच्छान क्या होता है, प्रच्छान का मतलब होता है एक प्रमाण तक का रक्त मोक्षण। जब मतलब प्रच्छान का बेसिकली मीनिंग है कि कहीं पे अगर क्या है, गांठ जैसी पड़ गई है, ठीक है, रक्त जो पिंडीभूत हो गया है, मतलब गांठ जैसा बन गया है, तो वहां पे क्या होगा, प्रच्छान कराएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में रक्त निकालना है, पिंडित हो गया है रक्त, एक ही जगह पे है, फैला हुआ नहीं है, तो वहां पे मतलब बीमारी जो फैली हुई नहीं है, तो वहां पे क्या प्रच्छान कराया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है शस्त्रकृत में वो क्या है, सिरावेद, सिरावेद। ठीक है, तो सिरावेद में क्या होता है कि जो सिराएं बताई गई हैं बॉडी में, ठीक है, उनको कट किया जाता है, पंक्चर किया जाता है। ये कब किया जाता है, जनरली जब पूरी बॉडी की बीमारी हो, या मतलब कोई बीमारी जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी में फैली हुई हो, ठीक है, या होल बॉडी का कोई डिसऑर्डर हो, तो ऐसी सारी जगह पे क्या है, या ज्यादा मात्रा में रक्त मोक्षण कराना हो, ठीक है, तो तब क्या कराते हैं, शिरावेद। जैसे कि वात रक्त में, पिडिका में, कुष्ठ में, कोठ में, और रक्तमंडल ग्रंथि में। ठीक है, दूसरा जो है वो बताया अभी हमने अशस्त्रकृत। तो अशस्त्रकृत में क्या आता है, तीन तरीके होते हैं, श्रृंग, जलौका और अलाबू। श्रृंग, जलौका और अलाबू, और ये जिस क्रम में बोल रहा है ना, उसी क्रम में दोषों में ये यूज होते हैं। जैसे श्रृंग का यूज कब करते हैं, जब कोई वात वाली व्याधि हो, तो वहां पे किससे रक्त मोक्षण कराएंगे, श्रृंग का यूज करके। जलौका का यूज कब करते हैं, जब क्या पित्त वाली व्याधि हो, जलौका लीच को बोलते हैं। सबसे कॉमन यही तरीका होता है रक्त मोक्षण कराने का, आजकल भी जो फॉलो किया जा रहा है वो यही है सबसे कॉमन तरीका। नेक्स्ट है अलाबू। तो अलाबू कहाँ यूज करते हैं, कफ वाली व्याधि में। ठीक है, तो श्रृंग, जलौका, अलाबू होता है। तो शिरावेद रक्त मोक्षण दो प्रकार का, शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत। शस्त्रकृत में प्रच्छान और सिरावेद, और अशस्त्रकृत में श्रृंग, जलौका और अलाबू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रच्छान जो है वो नीचे से आरंभ कर ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। ये डायरेक्शन बताइए कि नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर जाता है, इसकी डायरेक्शन याद रखनी है, पूछते हैं कभी कभी। तो प्रच्छान की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे से आरंभ कर ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिरावेद। तो शिरावेद कब कराते हैं, देखो जब संपूर्ण शरीर में रक्त दूषित होने पर, मतलब रक्त जो है वो क्या है, पूरे शरीर में दूषित। अभी बताया ही था कि अगर लोकल कोई बीमारी है तो क्या हम लोग प्रच्छान का यूज कर रहे हैं, और अगर सिस्टमिक है, फुल बॉडी की, तो क्या सिरावेद करा रहे हैं। ठीक है, अगर मांसल प्रदेश में मान लो हमें सिरावेद कराना है, तो हम लोग के यव मात्र, मतलब कितना काटेंगे हम लोग, जैसे यव होता है ना, जो ये जौ होता है, जो मतलब ये चावल वाला, तो उसके बराबर काटेंगे, यव के बराबर। अगर अगर और किसी जगह पर शिरावेद करना है तो क्या है, अर्ध यव, यानी कि आधा जो होता है उसके बराबर, यव का आधा, या इसे क्या ब्रीही मात्र भी कहते हैं, अर्ध यव या ब्रीही मात्र। तो मांसल प्रदेश में कितना करेंगे, यव मात्र शिरावेद करते हैं, और अगर किसी और जगह है तो अर्ध यव या फिर ब्रीही मात्र। ठीक है, या इसी को क्या ब्रीही मुख यंत्र से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीही मुख यंत्र से सिरावेद लिखा हुआ है। अगर हमें अस्थियों के ऊपर सिरावेद करना है तो कितना करेंगे, अर्ध यव, लेकिन यहाँ पे करेंगे किससे, कुठारिका से। ठीक है, तो जैसे मांसल प्रदेश में यव मात्र करेंगे, बाकी सारी जगह जो है वो क्या है, अर्ध यव या ब्रीही मात्र करेंगे, लेकिन ब्रीही मुख यंत्र से करेंगे।
और अगर अस्थियों के ऊपर सिरावेद करना है तो क्या है, अर्धयव करेंगे। लेकिन किसका यूज करके करेंगे, कुठारिका का। तो दोनों में डिफरेंस ये याद रखना है, मात्रा मतलब कितना करना है, ये तो दो ही बताई हैं, एक यव और दूसरा क्या है, अर्धयव। ठीक है, अगर अस्थियों पे कर रहे हैं तो कुठारिका से करेंगे, और अगर बाकी जगह कर रहे हैं तो व्रीहिमुख यंत्र से करेंगे। ठीक है, वर्षा ऋतु में कब करते हैं सिरावेद, जब बादल ना हो। ग्रीष्म काल में कब करेंगे शिरावेद, जब क्या मौसम थोड़ा ठंडा हो। ठीक है, हेमंत ऋतु में कब करेंगे, मध्याह्न में, ताकि हल्का सा क्या है, गर्मी हो, मतलब बीच का मौसम ढूंढते हैं। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में बादल ना हो तब करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में जब थोड़ा समय ठंडा हो, मौसम ठंडा हो, तो सुबह या शाम। और हेमंत ऋतु में क्या, मध्याह्न में शिरावेद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अवगाढ़ यथा पूर्व। अच्छा, ये अगर अवगाढ़ रखते हैं तो जलौका, और अगर पिंडित रक्त है, अभी जैसे ऊपर बता के आए थे ना, वैसे यहाँ दो चीजें लिखी है कि अगर पिंडित रक्त है तो हमने क्या बताया था, प्रच्छान कर्म करते हैं। इसी तरीके से अवगाढ़, अवगाढ़ मतलब कहीं पे क्या रक्त जो गाढ़ा गाढ़ा हो गया, मतलब पूरा गांठ जैसा नहीं बना है, लेकिन क्या थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब जैसे बीच वाला जेली लाइक नहीं होता, वैसा हो गया, अवगाढ़ हो गया। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, जलौका का यूज करते हैं। ठीक है, अगर अंग व्यापके मतलब पूरे बॉडी में तो क्या शिरावेद का प्रयोग किया जाता है। और अगर त्वचा स्थित है तो क्या श्रृंग और अलाभु का यूज करते हैं शिरावेद कराने के लिए। मतलब ये अलग अलग कंडीशन में किसका यूज करके हम लोग रक्त मोक्षण कराएंगे वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर अवगाढ़ रक्त है तो जलौका का यूज करेंगे रक्त मोक्षण कराने के लिए। अगर प्रच्छान है, अगर पिंडित है तो प्रच्छान का यूज करेंगे रक्त मोक्षण कराने के लिए। अगर अंग व्यापके है तो सिरावेद का प्रयोग करेंगे रक्त मोक्षण कराने के लिए। और अगर त्वचा स्थित है तो क्या है, श्रृंग और अलाभु का प्रयोग करेंगे रक्त मोक्षण कराने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, सिरावेद है। रक्त मोक्षण हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने सिरावेद पढ़ लिया था। ठीक है, कि अगर मांसल प्रदेश में है तो यब मात्र वेदन करते हैं, अगर कहीं और होता है तो अर्धयव, और अगर अस्थि के ऊपर होता तो भी अर्धयव होता, लेकिन कुठारिका यंत्र से। ठीक है, आज अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो सुश्रुत ने शिरावेद को क्या शल्य चिकित्सा अर्ध कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसे शल्य चिकित्सा अर्ध कहा है, सुश्रुत ने। तो सुश्रुत ने क्या किया है, जो शिरावेद है, शिरावेद को शल्य चिकित्सा अर्ध बोला है। सुश्रुत ने शिरावेद को शल्य चिकित्सा अर्ध बोला है। ठीक है, और मर्म को क्या कहा है, शल्य विषयार्थ। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने शिरावेद को क्या कहा है, शल्य चिकित्सा अर्ध, और मर्म को क्या कहा है, शल्य विषय अर्ध। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर जिसे शिरावेद जो है उससे क्या है, आधी चिकित्सा उसको बोल दिया है। ठीक है, और मर्म का टॉपिक जो उसे क्या है, आधा सब्जेक्ट बता दिया। ठीक है, तो शिरावेद को शल्य चिकित्सा अर्थ और मर्म को क्या है, शल्य विषय अर्थ। ठीक है, जबकि चरक ने क्या बोला है, चरक ने बस्ती को चिकित्सा अर्थ कहा है। ठीक है, देखो चरक जो थे वो क्या है, फिजिशियन, यानी कि काय चिकित्सा प्रधान है ना, चरक को माना जाता है। और सुश्रुत को क्या है, सर्जन, सर्जरी उनकी स्पेशलिटी थी। तो इसीलिए चरक ने बस्ती को काय चिकित्सार्थ कहा है, और जो सुश्रुत है उन्होंने शिरावेद को शल्य चिकित्सार्थ कहा है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आचार्य के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। अगर चरक लिखा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, चरक के हिसाब से क्या, आचार्य चरक के हिसाब से बस्ती चिकित्सा अर्थ है, और सुश्रुत ने शिरावेद को क्या है, शल्य चिकित्सा अर्थ बोला है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब नेक्स्ट कल जो हमने बताए थे ना, रक्त मोक्षण के दो तरीके, शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत। तो शस्त्र वाले तो हम लोगों ने शिरावेद और प्रच्छान पढ़ लिया। जो अशस्त्रकृत है यानी बिना शस्त्र का, जिसमें यूज नहीं होता है, तो वो तीन तरीके क्या है, श्रृंग का यूज करते हैं हम लोग, सींग जैसा होता है हॉर्न की तरह, जलौका और अलाबू। जलौका तो पता ही सबको, लीच को कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंग, जलौका, अलाबू किस किस रोग में, जब अगर वात प्रधान रोग होगा, बीमारी होगी, तो वहां पे रक्त मोक्षण कराने के लिए हम लोग श्रृंग का यूज करते हैं। अगर पित्त प्रधान बीमारी है तो वहां पे हम लोग रक्त मोक्षण कराने के लिए जलौका का यूज करते हैं। और अगर कफ प्रधान बीमारी है तो वहां पे रक्त मोक्षण कराने के लिए क्या है, अलाबू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुण इसके लिखे हुए हैं, श्रृंग का क्या है, स्निग्ध है, जलौका का शीत है, और अलाबू का क्या है, रूक्ष है।
ठीक है। फिर किसका यूज करके कितना रक्त मोक्षण कराते हैं तो वो भी लिखा हुआ है, देखो श्रृंग का यूज करके क्या है 10 अंगुल, ठीक है। जलौका का क्या है 1 हस्त प्रमाण, और अलाबू का क्या है 12 अंगुल, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ये इनका डायमेंशन वगैरह लिखा हुआ। श्रृंग जो है ये 18 अंगुल लंबा होता है, ठीक है। 3 अंगुल इसके मुख का व्यास होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे ध्यान देने की जरूरत है। मेनली ये जो बीमारी है ना कि श्रृंग जो है वो वातज रोगों में, जलौका जो है वो पित्तज रोगों में, और अलाबू जो है कफज रोगों में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग आजकल के हिसाब से देखें तो जलौका का यूज जो है रक्त मोक्षण कराने के लिए वो सबसे फेमस तरीका है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, ठीक है। जलौका देखो लिखा हुआ भी है नोट, जलौका क्या है परम सुकुमार तरीका। बेसिकली ये ना कि डॉक्टर्स को भी यूज करने में इजी है, कराने में रक्त मोक्षण जलौका का यूज करके, और पेशेंट को भी क्या है कंफर्टेबल रहता है, उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब जलौका जो है ये 12 प्रकार की होती है। जलौका बेसिकली वैसे 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है साविश जलौका और दूसरी होती है निर्विष जलौका। तो जलौका के 2 प्रकार होते हैं, साविश जलौका और निर्विष जलौका। फिर ये जो दोनों है ये क्या है 6 होती हैं, मतलब 6 जलौका है जो है वो साविश जल मतलब जिनमें क्या विष पाया जाता है, उन जल वो होती है, और 6 क्या है निर्विष जलौका होती हैं। तो कुल मिला के जलौका कितनी हो गई 12, ठीक है। तो 2 प्रकार की जलौका होती है, साविश जलौका और निर्विष जलौका, दोनों क्या है 6 प्रकार की होती है। तो कुल मिला के जलौका कितनी हो गई 12, ठीक है। वाग्भट्ट ने इसी में क्या बोला है कि जलौकाओं का जो प्रमाण है, मतलब कितनी लंबी कितनी बड़ी जलौका लेंगे, तो उन्होंने कहा अधिक से अधिक क्या 18 अंगुल, ठीक है। और 4, 5, 6 अंगुल लंबी जलौका का प्रयोग किसमें करने के लिए कहा है, सुकुमार व्यक्तियों में, ठीक है। और 18 अंगुल से बड़ी जलौका का प्रयोग जो है वो क्या पशुओं में किया जाता है, जैसे हाथी है घोड़े हैं इन सब में करना चाहिए। अब नेक्स्ट है जलौका का संग्रह कब करना चाहिए, तो शरद ऋतु में किया जाता है, मतलब जलौका का कलेक्शन जो है शरद ऋतु में करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन टफ बनाना हो या कंफ्यूज करना हो तो कैसे बन जाएगा। सुश्रुत ने जलौका 12 प्रकार की बोलती है, बात एक ही है बस कहने का तरीका अलग है। 12 में क्या 6 साविश 6 निर्विष, जबकि वाग्भट्ट ने क्या जलौका 2 प्रकार की बता दी, निर्विष और साविश। तो ये आचार्य याद रखिएगा, सुश्रुत के हिसाब से 12 प्रकार हैं और वाग्भट्ट के हिसाब से 2 प्रकार हैं, ठीक है। फिर ये इनका लिखा हुआ है कि वाग्भट्ट ने क्या बताया, मतलब प्रच्छान कहाँ करना चाहिए, एक देश स्थित, मतलब जब रक्त क्या है किसी एक देश में स्थित हो, वही जो गांठ वगैरह बन जाती कल बताया था, है ना। ग्रथितम जल जन्म ग्रथितम जल जन्म भी जलौका हरेत श्रृंगादि भी सुप्तम असरक व्यापी सिरावेद, ये जो कल ऊपर बताया था वही इन्होंने भी कहा है, बस थोड़ा श्लोक लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो पित्त से दूषित रक्त में अलाबू या घटी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कफ से दूषित रक्त है तो श्रृंग से नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली ये है अगर पित्त से दूषित रक्त है तो वहां पे अलाबू और घटी यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर कफ से दूषित रक्त है तो वहां पे क्या है श्रृंग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अधिक रक्तस्राव रोकने के उपाय। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो आयुर्वेद में 4 तरीके बताए गए हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए। कहीं पर भी अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो उसको कंट्रोल करने के 4 उपाय बताए गए, कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट होते, नाम याद होने चाहिए। रक्तस्राव रोकने के 4 उपाय क्या है, स्कंदन संधान पाचन दहन, स्कंदन संधान पाचन दहन। स्कंदन मतलब जो वेन्स है जो आर्टरी है सिकोड़ना, तो ये क्या होगा हिम यानी बर्फ का यूज करके, जैसे जहां पे भी कोई कुछ कह रहा है, स्कंदन स्कंदन कैसे करेंगे, स्कंदन मतलब आर्टरीज वगैरह को क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट कराना, सिकोड़ रहे हैं, तो हिम बर्फ का यूज करके, ठीक है। संधान मतलब कसाए लगाते हैं, संधान कसाए का प्रयोग करके। पाचन का भस्म का तरीका जो है भस्म लगाते हैं अगर किसी जगह पे तो वहां से ब्लीडिंग रुक जाती है। और दहन करते हैं, इस दहन से क्या होता है, दहन मतलब गरम गरम किसी चीज को जहां ब्लीडिंग हो रही है उस जगह छुलाना, तो उससे भी क्या होता है सिरा संकोच होता है,
ठीक है, तो ये क्या है, अधिक रक्तस्राव रोकने के क्या है, 4 उपाय हैं। ठीक है, कौन कौन से, स्कंदन, संधान, दहन और पाचन। ठीक है, स्कंदन हो गया, संधान हो गया, दहन हो गया और पाचन हो गया। ठीक है, ये अधिक रक्तस्राव रोकने के क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के 5 तरीके हैं, सॉरी 4 तरीके हैं। ठीक है, 790 पीडीएफ पेज नंबर 6 चल रहा है। 790 पीडीएफ पेज नंबर 6। तो अब है नेक्स्ट शिरावेद, हम लोग को देख चुके हैं। ठीक है, यहीं पे देखो सुश्रुत ने बस्ती को और ओज को क्या है, प्राण आयतन उत्तमम बोला है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। कल जब हम लोग रक्त पढ़ रहे थे ऊपर, तो हम लोगों ने रक्त का पढ़ा था, है ना, कि उसे क्या है, देह से रुधिरम मूल बोला है और जीव बोला है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसने, ये किसने बोला है या किसको बोला है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो सुश्रुत ने बस्ती और ओज को क्या कहा है, प्राण आयतनम उत्तमम। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि प्राण आयतनम, सुश्रुत ने प्राण आयतनम उत्तमम किसे कहा है, बस्ती को कहा, ओज को कहा, दोनों को कहा, किसी को नहीं कहा, या आंसर में दोनों में से एक भी हो सकता है। तो आपको अपने उसी अकॉर्डिंग क्या है, आंसर टिक करना है। ठीक है, तो सुश्रुत ने बस्ती और ओज को क्या है, प्राण आयतनम उत्तमम बोला है। ठीक है, फिर इसके बाद सुश्रुत ने एक और चीज कही कि जब लोग रक्त मोक्षण करा लेंगे, उसके बाद क्या, पेशेंट को मधुर और रक्तवर्धक आहार खाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो कॉमन सेंसेस में कुछ ऐसा याद नहीं करना है। जब खून निकला है शरीर से, तो खून बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे। आजकल भी हम लोग जब ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसके बाद फिर क्या है, हेल्दी खाना खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और मीठा इसलिए ताकि ग्लूकोज लेवल डाउन ना हो। ठीक है, तो मेन याद रखना क्या, इसमें सुश्रुत ने बस्ती और ओज को प्राण आयतनम उत्तमम बोला है। ठीक है, यहीं पे देखो एक छोटी सी टेबल बनी है, ये चलो जब वो पढ़ाएंगे तभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये नेत्र रोग की टेबल बनी है, पर जब हम लोग आएंगे शाला के तंत्र पे तब देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक में क्या हो गया, आपके चरक सूत्र 16 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चरक सूत्र 13 से हम लोगों ने क्या है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन पढ़ना शुरू किया था, और हमने इसके साथ में पूरा रक्त मोक्षण, पूरा पंचकर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया। हमने स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती जिसमें निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है, ये सभी टॉपिक्स क्या है, कवर कर लिए। ठीक है, तो हमारा जो पंचकर्म है वो पोर्शन भी क्या है, मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है।